आपका जो क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 76 में 76 में ए आर मेथड। तो ए आर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए आर मेथड का फॉर्मूला थर्ड है आपका। इसका मेथड का थर्ड फॉर्मूला क्या है? तो ए आर मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका? थर्ड है। इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इनकम अपॉन एवरेज, ए आर मेथड क्या है? एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो जो आपका ए आर मेथड है वो आपका है एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट है आपका पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का आपका क्या है आंसर? तो पे बैक पीरियड का आंसर है आपका फोर्थ है इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो क्या है पे बैक पीरियड का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। कभी काम नहीं करता है, देखिए ऊपर चला गया, कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो किसका है? पे बैक पीरियड का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनपीवी मेथड। ये सी है, ये आपका एनपीवी मेथड है। तो एनपीवी मेथड का फॉर्मूला क्या है? तो एनपीवी मेथड का फॉर्मूला है, फर्स्ट है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो फर्स्ट इसका क्या है एनपीवी का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भागित प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भागित प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो एनपीवी मेथड का फॉर्मूला जो आपको बताया गया है वो यही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भागित प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ए आर मेथड बताई दिया हमने। ए आर मेथड का आपको ए आर मेथड ये रहा। इसका फॉर्मूला जो है एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है आपका इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। और एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? एनपीवी का फॉर्मूला जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भागित प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 77। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन बर्मा टिल 1947। तो भाई साहब ये सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्क किया है सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा का अप्रैल 1947 तक। तो पहला इसका आंसर जो है वो बिल्कुल आपका सही है। कौन सा पहला आंसर है? पहला आंसर ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947। अब नेक्स्ट है नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948। हाँ, जून 1948 तक इसने सेंट्रल बैंक के रूप में पाकिस्तान में काम किया, ये भी सही है। नंबर सी देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 टू 1975। ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था।
ठीक है, ये गलत है आपका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंसेस ऑपरेशन ऑन अप्रैल 1 1935। भारतीय रिजर्व बैंक ने देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से अपना प्रचलन शुरू किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 78। विच वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज वन द टू रिग्रेशन लाइंस कॉन्साइड। तो ये कौन सा इसमें गलत है? ये आपका बिल्कुल सही है। जब सहसंबंध गुणा का मान 1 है तो प्रतिबंध रेखाएं संपाती होती हैं। हाँ, संपाती होती हैं। द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चांस ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो दी रिग्रेशन कोफिशिएंट आर, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आ चुका है, मैंने बताया था, सॉरी। तो बी इसका जो आंसर है ये गलत है। द साइन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम, सही है। द स्क्वायर ऑफ, देखिए साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के सभी साइन सेम होते हैं। कोरिलेशन बता देता हूँ मैं आपको, आर जो होता है ये प्लस माइनस, या प्लस में होगा या तो फिर माइनस में होगा। तो आर जो है ये प्लस में होगा या तो माइनस में। चलिए नेक्स्ट आइए। द इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, ये कहलाता है ग्रेप वाइन। अनौपचारिक समूह संचार प्रणाली कहा जाता है ग्रेप वाइन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशन विच लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट। तो आपका जो है इसका आंसर होगा सी 1944। ठीक है, सी होगा 1944। तो 1944 का आंसर है। निम्नलिखित किस वर्ष 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटेन वुड्स करार में हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम IMF का गठन हुआ? ये तो 1944। नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। निम्न में कौन सा कानून व्यवसायिक संगठनों को प्रभावित करता है? निगमन दिवालिया कानून, पर्यावरण सुरक्षा कानून। हमारे हिसाब से ये बी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ और कंपटीशन लॉ। निगमन, देखिए ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ है, कंपटीशन लॉ नहीं है। तो इसमें क्या है? अच्छा है की बात कर रहा है। कौन सा कानून व्यवसाय संगठन को प्रभावित करता है? हमें नहीं करता है सोच रहे थे। तो इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ इसके अंतर्गत आएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ नहीं आएगा और आपका COD नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फैसिलिटेट्स एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। तो इसका आंसर है 319। तो सेक्शन 319 जो है ये बनाता है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन 83 क्वेश्चन जो है आपका, फंक्शन ऑफ फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो है आपका इसका आंसर टू डिटरमाइन, प्रथम स्तर या पहली पंक्ति के प्रेक्षक के प्रकारों में निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? तो उसके बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? तो ये आपका पहला है व्यक्तिगत कार्य आवंटन का निर्धारण करना, शिकायतों को सुनना और विवाद का समाधान। फिर है आपका कामगारों को तकनीकी ज्ञान और मार्गदर्शक प्रदान करना, उत्पादन के संबंध में कार्य सूचना का आपूर्ति प्रबंधन करना। टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, टू अटेंड टू, हाँ शिकायतों को सुनना और विवाद का समाधान करना, कामगारों को तकनीकी ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना, कार्य की सूचना का आपूर्ति प्रदान करना, उत्पादन के संबंध में कार्य की सूचना का उत्पादन आपूर्ति प्रदान करना। ये चारों आपके सही होंगे। ठीक है, ABCD। तो D इसका आंसर सही है। 84 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी,
जो नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होती है, ये सही है। आपका दूसरा है आपका राज्य आयोग में एक ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो या तो उस न्यायालय का न्यायाधीश हो या उस न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी सही है। सी क्या है, जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, 4 नहीं होंगे, 4 तो होते हैं, एक महिला सदस्य भी होती है, ये गलत होगा। सी सही है आपका, सी आपका गलत है, सॉरी, कि जिला फोरम 4 सदस्य नहीं होते, 4 सदस्य तो होते हैं, एक महिला सदस्य भी होती है, 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग में एक ऐसा व्यक्ति शामिल होगा या तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, तो ये आपका सही है, सी गलत है। सी में जो है आपका ये गलत है, में 5 सदस्य होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से आपका कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसका आंसर मीडियन होगा, इसमें एल्जेब्रिक वो नहीं यूज़ करते हम लोग, और मोड होगा, सी, बी और डी हो इसका आंसर होगा, तो सी है, बी और डी। अकॉर्डिंग टू फेमा एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, फेमा में क्या विदेशी विनिमय शामिल नहीं है, तो फेमा के अनुसार विदेशी विनिमय शामिल नहीं है। इसमें क्या है, किसी विदेशी मुद्रा दे जमा राशि, ये होती है भाई, ये सही है। भारतीय मुद्रा में आहरित विनिमय बिल किंतु किसी विदेशी मुद्रा में दे, ये भी सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये भी सही है आपका, ए और बी सही है। ट्रैवलर्स चेक ड्रॉन बाय द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ये भी सही है। ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, डी आपका गलत है। भारत के बाहर स्थित बैंकों द्वारा आहरित ड्राफ्ट विदेशी मुद्रा में दे, ये आपका गलत है। अब आइए नेक्स्ट 87, क्षतिपूर्ति धारक हकदार नहीं है, तो क्या क्या हकदार नहीं है, किसी मामले में जिसके लिए वचन लागू है के संदर्भ में किसी बात में सभी क्षतियाँ इसका भुगतान करने के लिए बात किया सकता है, ये सही है। किसी ऐसे वाद का बचाव करने में सभी लागत जिसका वहन करने के लिए उसे बात किया सकता है, ये भी सही है। ऐसे वाद के किसी समझौते की शर्तों के अंतर्गत पूरी राशि जिसका भुगतान उसे किया हो, ये भी सही है। भारित देयताओं की क्षतियाँ जो निरपेक्ष न हो, डैमेजेस फॉर लायबिलिटी इनकर विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये आपका गलत है, ठीक है, ये ए बी सी सही है, डी गलत है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था दी इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल टू। 88 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो है आपका TFC in the short run minus run delta TFC is therefore TC equal to TVC, तो इन द शॉर्ट रन है, ये माइनस नहीं है, इन द शॉर्ट रन डेल्टा TFC इज 0, TC इक्वल टू डेल्टा TVC, तो ये तो मुझे आपका सही लग रहा है कि शॉर्ट रन में TFC 0 होता है, देयरफॉर डेल्टा TC इज इक्वल टू TVC। बी देखिए, इफ डिक्रीज इन AFC इज ग्रेटर देन इज लेस देन इंक्रीज इन AVC देन दी AC डिक्रीज, अगर AFC में कमी डेल्टा इज लेस देन AVC में वृद्धि में तो AC में कमी होती है, ये गलत है, AC में वृद्धि होगी, AC में कमी नहीं होगी। सी देखिए, इफ डिक्रीज इन AFC इंक्रीज इन AVC AC रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपका सही है। इफ डिक्रीज इन AFC इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन AVC देन AC इंक्रीज, ये आपका गलत है, AC में कमी होगी। तो ए और सी आपका सही है, बी और डी गलत है। बी और डी में क्या है, AFC देखिए लेस देन है तो इंक्रीज इन AVC,
तो जब आप देख रहे हैं तो AC डिक्रीज, तो यहाँ AC इंक्रीज होगा अगर लेस देन होगा। इफ़ डिक्रीज इन AFC इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन AC देन AC इंक्रीज, ठीक है, यहाँ डिक्रीज होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। अब नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इन इनहेरेंट इन ऑल फॉरेन करेंसी इन डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन, ये आपका सही है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर रिलेट टू द चेंज इन द अकॉर्डिंग इनकम एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट कॉज बाय चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये भी सही है। इकोनॉमिक एक्सपोजर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, ये भी सही है आपका। डी आपका ऑपरेशन एक्सपोजर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द फर्म फ्यूचर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और फ्यूचर ऑपरेशन कॉस्ट। प्रचालन एक्सपोजर के फर्म में भावी प्रचालन राजस्व या भावी प्रचालन लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका गलत है। तो डी इसका आंसर सही है, ए, बी और सी। अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो पहला है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की जो स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को हुई थी। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1988 को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, ठीक है। तो एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 को। नेक्स्ट आइए, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसको लिखते जाइए। नाबार्ड की स्थापना आपकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1964 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को थी। तो इसका क्रम जो होगा, सही क्रम आपका है DBCA। तो क्या है? DBCA। डी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1982, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 और नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988। तो इतने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। धन्यवाद, ठीक है। आप लोग पूरे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ये पैसेज हैं, पैसेज आप लोग कर लीजिएगा, जो कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको समझना पड़ता है। तो ये पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाते हैं। तो पैसेज आप लोग कर सकते हैं। ये पेपर आप उठा के देख सकते हैं नेट के द्वारा भी, तो आप पेपर इसका कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।